दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि अपराधी चाहे कितनी ही चालाकी के साथ में अपराध कर दे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई ना कोई गलती ज़रूर कर देता है। और उसकी ये जो एक गलती होती है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफ़ी होती है। दरअसल आज की इस कहानी के अंदर एक महिला की बड़ी ही शातिर तरीके से हत्या कर दी जाती है। लेकिन दोस्तों, पुलिस महज 24 घंटों के अंदर इस पूरे केस के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को हटा देती है। और जब पुलिस कातिल को पकड़कर पुलिस थाने लेके आती है, तो उस कातिल के चेहरे को देखकर जितने भी लोग होते हैं, सब के सब परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि चैनल अभी नया है तो आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें और आप लोग हमारे साथ में जुड़ते चले जाइए। तो फिर चलते हैं, सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बदायूं से। और इसी बदायूं के अंदर एक थाना लगता है, वजीरगंज थाना। और इसी वजीरगंज थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, ब्योली गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करते हैं। इनका नाम है ओम शरण। उम्र लगभग इनकी 37 साल के आसपास है। ओम शरण के परिवार में उसकी पत्नी, जिसका नाम अमरावती, उम्र 35 साल के आसपास, और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये पूरा ही परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 30 जुलाई साल 2025। और 30 जुलाई साल 2025 को जो ओम शरण और उसकी जो पत्नी थी, ये दोनों पूर्णागिरि दर्शन करने के लिए गए हुए थे। लेकिन उसके बाद में रात के 11 बजे के आसपास बाई ट्रेन बरेली जंक्शन पर पहुंचते हैं। अब जब बरेली पहुंचते हैं तो वहां पर इनको लगता है कि अब घर जाने के लिए कोई साधन नहीं है। लिहाजा जो ओम शरण थे, उसकी जो ससुराल थी, ये पास ही की थी, यानी आमला थाने के अंतर्गत जो मोतीपुरा गांव है, उसी गांव की इसकी ससुराल थी। लिहाजा ओम शरण अब अपने साले भगवान दास को कॉल करता है। और भगवान दास को कॉल करने के बाद में कहता है कि हम लोग बरेली जंक्शन पे हैं और मैं तुम्हारे गाँव के आसपास पहुँच रहा हूँ, और तुम मुझे अपनी बाइक दे देना क्योंकि मुझे अभी घर पहुँचना है। अच्छा, ओम शरण ये भी कहता है कि मुझे अभी घर पहुंचना है। हालांकि साला भगवान दास ये भी कहता है कि तुम्हें आज यहीं पर रुक जाना चाहिए। लेकिन ओम शरण कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं और घर पे अकेले हैं, परेशान होंगे, इसलिए हमें आज घर पे ही जाना है। लिहाजा उसके बाद में जो भगवान दास होता है, ओम शरण के पास बाइक लेके पहुंचता है। लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय हो जाता है। 11:30 बजे के आसपास का समय होता है। दोनों साले बहनों ही, और चूंकि बहन भी साथ में थी तो थोड़ी बहुत देर तक ये लोग बातचीत भी करते हैं। लगभग 11:50 के आसपास का समय हो जाता है। ओम शरण अपने साले भगवान दास से कहता है कि यार बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, क्योंकि मैं रास्ते से जाऊंगा तो सुनसान वाला इलाका है, तो तुम मुझे ऐसा करो, एक डंडा या फिर कोई बंका वगैरह मुझे दे दो, ताकि रास्ते में अगर कोई चोर बदमाश मिल जाए तो मैं उससे अच्छे से निपट लूँ। भगवान दास जो होता है, एक तेज़ धारदार बंका लाकर अपने बहनोई ओम शरण को दे देता है। उसके बाद में जो ओम शरण होता है, ये वहाँ से 11:50 के आसपास निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से थोड़ी दूर आंवला वजीरगंज रोड पर पहुँचता है, वहीं पर लगभग 12:30 बजे के आसपास, यानी 12:20 के आसपास, वो अपने साले भगवान दास को कॉल करता है। और भगवान दास को कॉल करने के बाद में कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। दरअसल हम लोग इधर से गुजर रहे थे तो कुछ गुंडों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। वो लोग लूटपाट करने के इरादे से आए थे, लेकिन जो तुम्हारी बहन थी उसने विरोध किया। उसके बाद में उन लोगों ने तुम्हारी बहन की हत्या कर दी। तुम जल्दी से मौके पे पहुंच जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अब जैसे ही ओम शरण अपने साले भगवान दास से ये बात कहता है, तो भगवान दास कहता है तुम 112 नंबर पर कॉल कर दो और मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाऊँ। अब उसके बाद में जो ओम शरण होता है, कहता है कि तुम जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि 1 मिनट भी मुझसे यहाँ पर अकेले नहीं रुका जा रहा है। लेकिन जो भगवान दास होता है, किसी तरीके से अपने बहनोई ओम शरण को दिलासा देता है। कहता है कि तुम 112 नंबर पर तो कॉल करो, मैं अभी पहुँच रहा हूँ। उसके बाद में जो ओम शरण होता है 112 नंबर पर कॉल करता है, और उसके बाद में ये जो भगवान दास होता है थोड़ी ही देर के पास में उस घटना वाली जगह पर पहुँच जाता है। जब तक भगवान दास वहाँ पर पहुँचा था, जब तक पुलिस की टीम भी मौके पर पहुँच चुकी थी। वाकई में जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती क्या है कि सड़क किनारे जो अमरावती है, ओम शरण की पत्नी, उसकी किसी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी है, और उसकी डेड बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है, और उसकी डेड बॉडी से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। लिहाजा पुलिस वहाँ पर जाकर सबसे पहले ओम शरण से पूछताछ करती है। ओम शरण कहता है कि साहब,
मैं तो अपनी पत्नी को बिठाकर इस रास्ते से जा रहा था, लेकिन 4 लोग ऐसे होते हैं जो हमारा रास्ता रोक लेते हैं। वो लोग पैदल ही थे, लेकिन मेरी पत्नी से उसके जेवरात मांगने लगते हैं, लूटने लगते हैं। मेरी पत्नी विरोध कर देती है। जब मेरी पत्नी विरोध करती है तो उसके बाद में ये लोग अपने पास से तेज़ धारदार हथियार निकालते हैं और मेरी पत्नी की हत्या कर देते हैं। हालांकि मैं इस बात का विरोध तो करता हूँ, लेकिन मुझे भी वो लोग गन पॉइंट पे ले लेते हैं। अब उसके बाद में मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं खामोश हो जाता हूँ और उसके बाद में ये जो लोग होते हैं वहाँ से 9 तो 11 हो जाते हैं। हालांकि पुलिस जब ये बात ओम शरण की सुनती है तो उसके बाद में ओम शरण की ही तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और जो डेड बॉडी होती है उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब यहाँ पर पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया था और उसके बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी थी। लेकिन पुलिस उससे पहले सोचती है कि ओम शरण की जो हालत है उसको एक बार मेडिकल चेकअप के लिए भेज देते हैं, क्योंकि अगर पत्नी अमरावती की मार मार कर हत्या की गई है तो हो सकता है कि ओम शरण के भी कहीं पर ऐसी जगह चोट आई हो जिसकी वजह से आगे चलकर इसको परेशानी हो जाए। लिहाजा डॉक्टर जब ओम शरण को एग्जामिन के लिए भेजते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। दरअसल जहाँ अमरावती के शरीर पर इतने ज़्यादा चोटों के निशान थे, वहीं दूसरी तरफ ओम शरण के शरीर पर किसी ने उंगली तक नहीं लगाई थी। अब ये सारी चीज़ें पुलिस जब देखती है तो बड़ा हैरान होती है कि एक जगह 4 बदमाश मिलते हैं, पत्नी की बड़ी बेरहमी से पिटाई करते हैं, लेकिन पति के हाथ को किसी ने जोर तक से नहीं पकड़ा था। यानी पूरे जिस्म पर कहीं पर ऐसा कोई मार्क्स नहीं था जिससे ये पता चल सके कि इस शख्स के 4 लोगों ने इसकी पत्नी की हत्या कर दी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस को ओम शरण के ऊपर शक होता है, इसलिए पुलिस 31 जुलाई साल 2025 को सुबह के वक्त ओम शरण को लेकर फिर से घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचती है और वहां पर जब बहुत ही बारीकी के साथ में छानबीन करती है तो थोड़ी ही दूरी पर कुछ पैसे और झुमके और मंगलसूत्र पड़ा हुआ मिलता है, जो किसी और का नहीं था बल्कि ओम शरण की पत्नी अमरावती का था। अब ये सारी चीज़ें जब पुलिस को मिलती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी अब ओम शरण को पकड़कर पुलिस थाने ले आती है और उसके बाद में इसे सख्ती से पूछताछ करती है, क्योंकि अब तक जो मामला लूटपाट का लग रहा था अब एक बनावटी स्क्रिप्ट दिखाई पड़ रहा था। इसलिए पुलिस भी समझ चुकी थी कि ओम शरण पुलिस से कुछ ना कुछ छुपाने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। लिहाजा पुलिस जब ओम शरण के साथ में सख्ती दिखाती है तो थोड़ी ही देर के बाद में जो ओम शरण होता है ये पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, यकीनन दोस्तों वो कहानी अपने आप में हैरान और परेशान करने वाली होती है। दरअसल ओम शरण पुलिस को बताता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। अब पुलिस हत्या करने की जब वजह पूछती है तो उसके बाद में ओम शरण बताता है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है तकरीबन 6 महीना पहले से। दरअसल जो ओम शरण है, जो कि शादी में टेंट लगाने का काम किया करता है, इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। ये लड़की चूंकि एक तलाकशुदा महिला थी, इसका एक बच्चा भी था और इस लड़की का नाम था मन्नत, जिसकी उम्र 28 साल के आसपास थी। अब एक 37 वर्ष का व्यक्ति है जिसका नाम ओम शरण है और एक 28 साल की लड़की से जब उसे मोहब्बत हो जाती है तो उसके बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलना मिलाना शुरू कर देते हैं। अब एक दूसरे के साथ में मिलना मिलाना तो शुरू हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अब ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। लिहाजा धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय गुजरने के साथ में जो मन्नत होती है ये ओम शरण पे शादी करने का दबाव बनाने लगती है। लेकिन ओम शरण कहता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके भी 2 बच्चे हैं। लेकिन जो मन्नत होती है वो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन जो ओम शरण होता है ये मन्नत को भी छोड़ना नहीं चाहता था। लिहाजा समय ऐसे ही चलता रहता है, कठिनाइयों में, मुश्किलों में मन्नत इधर लगातार प्रेशर बनाती रहती है। आखिरकार एक दिन जो मन्नत होती है अपने प्रेमी ओम शरण से कहती है कि क्यों ना तुम अपनी पत्नी को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दो, क्योंकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर तुम्हारी पत्नी होगी ही नहीं तो फिर तुम उसकी चिंता ही क्यों करोगे। लिहाजा जो ओम शरण होता है ये अपनी प्रेमिका मन्नत की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसके बाद में तैयार तो हो जाता है, लेकिन कत्ल करना इतना आसान उसके लिए था नहीं, क्योंकि वो कोई पेशेवर मुजरिम, कोई पेशेवर कातिल नहीं था। इसलिए अब वो घंटों और कई दिन तक प्लानिंग करता है। उसके बाद में वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि क्यों ना वो पूर्णागिरि के यहाँ पर दर्शन करने के लिए अपनी पत्नी को लेके जाए और उसके बाद में लौटते समय किसी प्लानिंग के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दे। और ऐसा ही होता है। 30 जुलाई साल 2025 को ये अपनी पत्नी अमरावती से कहता है कि चलो पूर्णागिरि दर्शन करने के लिए चलते हैं। पत्नी अमरावती भी तैयार हो जाती है, इसलिए दोनों बच्चों को ये लोग घर पे ही छोड़ते हैं कि शाम तक लौट आएंगे और उसके बाद पूर्णागिरि चले जाते हैं।
जानबूझकर जो ओम शरण होता है ये वहाँ पर लेट कर देता है और लास्ट वाली ट्रेन पकड़कर बरेली पहुँचता है, क्योंकि ये भी इसके प्लान का एक हिस्सा था। वहाँ पर पहुँचने के बाद में चूंकि इसके गांव में जाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए ये अपने साले भगवान दास को कॉल करता है और कॉल करने के बाद में उससे उसकी बाइक गांव के बाहर ही मंगाता है और उससे ये भी कहता है कि मैं रास्ते से जाऊंगा तो मुझे कोई खतरा ना हो, इसलिए तुम मुझे कोई सेफ्टी के लिए कोई हथियार दे दो। तो जो साला होता है जिसका नाम भगवान दास होता है वो एक तेज़ धारदार बंका भी लाकर अपने जीजा को देता है और उसके बाद में ये अपनी पतली को लेकर जब पहुंच जाता है आंवला वजीरगंज इलाके में और वहीं पर सुनसान जगह पर ये बाइक रोक लेता है। जैसे ही बाइक रोकता है बेचारी पत्नी अमरावती कुछ समझ पाती, इससे पहले ही जो ओम शरण था उसके ही साले यानी उस अमरावती के भाई के द्वारा बंका जो दिया गया था उसी बंके से उसके ऊपर हमला कर देता है। एक के बाद एक कई वार करता है जिसकी वजह से मौके पे ही अमरावती की मौत हो जाती है। उसके बाद में नाटक करते हुए अपने साले को कॉल करता है और कहता है कि कुछ बदमाशों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। हालांकि उसके बाद में पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस पहुंचती है और छानबीन करती है, लेकिन जब ओम शरण की जो हालत थी उसका जो शरीर था उस पर जब बाकी से चेक किया जाता है तो कोई भी चोट का निशान नहीं था। पुलिस को यहीं पर डाउट होता है और पुलिस जब ओम शरण को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंचती है तो वहां से कुछ जो लूटपाट का केस बताया जा रहा था, कुछ जेवरात जिसमें मंगलसूत्र, झुमकी और कुछ पैसे और साथ के साथ वो बंका भी बरामद हो जाता है, जिसकी वजह से पुलिस सख्ती से ओम शरण से पूछताछ करती है तो ओम शरण अपना जुर्म कबूल कर लेता है कि उसने कैसे प्रेम संबंधों के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वाकई में दोस्तों जब ये पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है, क्योंकि शातिर तो ये बड़ा था, इसने चालाकी भी बड़ी दिखाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये पकड़ा गया और इसका जो भेद था ये लोगों के खुल के सामने आ गया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी के अंदर कितना बड़ा दोषी इसको मानते हैं और इसको किस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।